हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग हुई है रिसेंटली, जून 3 टू जून 5। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं विच आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन या बाकी एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं, वो मैं आज इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि आप इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट को मिस आउट ना कर दो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन टू गेट होल्ड ऑफ अगेन वेरी गुड कंटेंट जो एब्सोल्युटली फ्री है। एंड ऑफ कोर्स हमारे कोर्सेज भी रहने वाले हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू आवर मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे फिर आज के सेशन की। जी, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इटसेल्फ इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विच इज अबाउट हैंडलिंग द करेंसी, द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, द सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी। और अल्टीमेटली फिर उसकी कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई हो रहा है, जिस वजह से कितनी महंगाई आ रही है, ये सब पिक्चर में आ जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के अर्निंग और एक्सपेंडिचर पे है, जो यूनियन बजट में आता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, दिस इज अबाउट द अवेलेबल मनी, कितना प्रिंट करना है, कितना सर्कुलेट करना है, लोगों तक किस रेट पे पहुंचाना है, ये सब कुछ आता है इसमें। तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो हो रही है, बाय मंथली कंडक्ट की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। इस कमेटी में आरबीआई के भी मेंबर्स हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हैं, एंड देन दे डिसाइड बाय वोटिंग कि क्या करना है, अब हमें कितना रेट जो है डिसाइड किया जाता है। तो वही सब हम आज पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का सेशन। So the committee meeting has recently taken place under the chairmanship of Shri Sanjay Malhotra. So the governor of RBI is actually also a part of the monetary policy committee और इनके पास डिसाइडिंग वोट होता है। 6 मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। तो इसमें जो संजय मल्होत्रा जी हैं या जो भी गवर्नर रहते हैं, उनको डिसाइडिंग वोट मिलता है इन केस ऑफ टाई। ठीक है, कास्टिंग वोट भी कहते हैं। इनके अलावा जो बाकी 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है, वो है नागेश कुमार जी, सौगता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, पूनम गुप्ता, इंद्रानी भट्टाचार्य। तो ये सब मेंबर्स हैं जिन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो 6 मेंबर्स टोटल हो गए, जिसमें से इनको डिसाइडिंग वोट मिलता है। 6 में से यूजुअली ऐसा होगा कि 3 आरबीआई की तरफ से आएंगे, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, राइट। एंड नाउ ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग दे डिसाइड कि आने वाले समय में हमारा क्या रेपो रेट होगा, क्या हमारा एमएसएफ होगा, एसटीएफ होगा, इस तरह की चीजें। तो मैं आपको क्विक हाइलाइट्स देती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको उस मीटिंग के हाइलाइट्स वाले पेज पे ही ले जाऊंगी डायरेक्टली। ठीक है, सो एमपीसी ने डिसाइड किया है यूनानिमसली टू कंटिन्यू विद द न्यूट्रल स्टांस। यूनानिमसली मतलब सबका वोट एक ही तरफ था कि हमें न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करना चाहिए। तो स्टांस होता है पोजिशन। ठीक है, नाउ एमपीसी का स्टांस या तो होगा हॉकिश, ठीक है जी, हॉकिश, या फिर हो सकता है डविश। ये पेपर में आ सकता है, आया भी हुआ है पहले, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस। हॉकिश, डविश या न्यूट्रल। तो हॉकिश स्टांस का मतलब होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर दिया जा रहा है। मतलब जो आपके रेट्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनको बढ़ा दिया जा रहा है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर डिस्करेज टू टेक लोन्स। ठीक है, तो इट्स अ वे ऑफ पुटिंग इट कि टाइटन कर दिए हैं जब अपने न्यूज को आरबीआई ने, जब चाह रहे हैं कि लोगों तक पैसा ज्यादा ना पहुंचे, तब हॉकिश पॉलिसी यूज की जाती है। डविश इज अबाउट लूजन अप करना, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाना। तो डविश स्टांस लेता है आरबीआई। न्यूट्रल स्टांस इज नो चेंज, कुछ चेंज नहीं किया। तो कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं कि हॉकी स्टांस का क्या मतलब है, डविश स्टांस का क्या मतलब है। तो स्टांस है क्या पोजीशन ले रहा है आरबीआई, आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में क्या सोचा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अनचेंज्ड व्हिच इज 5.25%। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभी जो रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हुई थी, उसमें रेपो रेट कितना है, इट इज 5.25%। ठीक है, रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक्स कैन बोरो, शॉर्ट टर्म बेसिस पे आरबीआई से लोन्स ले सकते हैं, एक दूसरे से लोन्स ले सकते हैं, या फिर अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा भी करवा सकते हैं। तो इस पूरी फैसिलिटी में जो रेपो रेट है, जिसपे बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से, उसे हम
रीपर्चेज ऑप्शन या रेपो रेट कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट, इसीलिए उसका नाम पॉलिसी रेट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पॉलिसी रेट, उस रेपो रेट पे ही डिसाइड होते हैं बहुत सारे अदर रेट्स, ठीक है। तो पॉलिसी रेपो रेट जो है आपका वो 5.25% है। इसके बाद जो एसडीएफ रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, वो इससे यूजुअली 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, यानी 0.25% कम होता है, तो 5% रखा। ऑन दी अदर हैंड 25 बेसिस पॉइंट हायर होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो 5.50% है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट। क्योंकि अगर हम लैफ की बात करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो लैफ में ऐसा कहा जाएगा कि पॉलिसी रेट जो है इसको आप मिड में रखो, इसके प्लस चले जाओगे तो एमएसएफ आ जाएगा, इसके माइनस में चले जाओगे तो एसडीएफ आएगा। तो एसडीएफ इज बेसिकली काइंड ऑफ रिवर्स रेपो रेट, जहां पे आरबीआई के पास पैसा जमा करवा आरबीआई के पास बैंक्स अपना पैसा जमा करवा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई पैसा उठा रहा है बैंक से, तो वो कम रहता है। एमएसएफ ऑन दी अदर हैंड इज द पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यूजुअली बैंक्स पे लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल डेज में पैसा नहीं ले पाए, अपने कुछ सिक्योरिटीज मेंटेन नहीं कर पाए, पर उनको अभी भी पैसे की जरूरत है आरबीआई से लेने के लिए। तो एमएसएफ हायर रहता है 25 बेसिस पॉइंट, एसडीएफ लोअर रहता है। तो मिड में क्या आ गया? रेपो रेट, विच इज द पॉलिसी रेट। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अगर आप 5.25 याद रख लोगे तो बाकी दो नंबर्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। मैं आपको डायरेक्टली बेटर है ले जाती हूं, जो मैंने हाइलाइट्स निकाले हैं इसके, ठीक है। तो दिस इज द हाइलाइट्स। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होते हैं, जो और डिटेल में आएंगे, वो अभी नहीं आ रहे हैं, वो जून 19 को आने हैं, तो आपके आरबीआई के पेपर के बाद आएंगे। तो क्योंकि ये मीटिंग जस्ट अराउंड अ वीक बिफोर योर एग्जाम हो रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हाईलाइट कर दिया इस डॉक्यूमेंट में इन चीजों को, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, राइट। ये जो पीडीएफ है डाउनलोडेबल फॉर्म में, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, विच इज रितिका चावला अड्डा 24/7, द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हैज रिसेंटली हेल्ड इट्स 61st मीटिंग हुई है, संजय मल्होत्रा जी हेड हैं उसके, और आफ्टर डिटेल डिस्कशन यहाँ पे लैफ को अनचेंज रखा गया, एमएसएफ और एसडीएफ उसके अकॉर्डेंस में फिर चेंज नहीं हुए, क्योंकि आपने रेपो रेट को ही चेंज नहीं किया, ठीक है। नाउ ग्रोथ और इन्फ्लेशन के आउटलुक के बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेके। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वन ऑफ द मेजर काम यही है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, महंगाई दर को कंट्रोल में रखना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखना सबसे बड़ा काम है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का फ्रेमवर्क है, उसका नाम है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। मतलब जब या तो ये फिक्स्ड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स्ड का मतलब है कि आरबीआई अगर फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है, तो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्राइस को मेंटेन करना और कुछ नहीं करना उसको। पर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का मतलब है आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, महंगाई दर को ना ज्यादा बढ़ने देना, ऑन दी अदर हैंड साथ में डेवलपमेंट को भी फोकस करना, ग्रोथ भी हमारी कंट्री में बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, पॉवर्टी कम करना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब। ऑफ कोर्स ग्रोथ इसलिए बहुत जरूरी है, दैट इज वाई यहां पे लिखा गया है कि हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों की साइमल्टेनियसली बात करेंगे। यही काम है आरबीआई का, इन दोनों चीजों को लेके चलना, क्योंकि आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके, ठीक है। तो अभी ग्लोबल आउटलुक की बात करते हैं, फिर डोमेस्टिक पे आएंगे। तो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका, ईरान इजराइल यूएसए वाला, बिकॉज दिस इज प्रोलॉन्गिंग नाउ विदाउट एनी मीनिंगफुल रेजोल्यूशन। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों ही इंपैक्ट होने वाले हैं, कि आपकी ग्रोथ में भी कमी आएगी और इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। एनर्जी मार्केट्स हैव बीन वॉलेटाइल, एलपीजी की डिपेंडेंसी हो, पेट्रोल की हो, गैस की हो, हमारे काफी खतरे में आ चुके हैं। क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर डिक्लाइनिंग एंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैव आल्सो फर्म्ड अप, जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैव शोन मिक्स्ड ट्रेंड्स। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इक्विटीज हैं दे आर रिमेनिंग बायंट, एआई ऑप्टिमिज्म की वजह से अच्छी चल रही है, जबकि सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और इन्फ्लेशन वरीज की वजह से कम हो रही हैं। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिख रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट ही होती है जहां पे हम बात करते हैं कि इक्विटीज, जहां पे आप डायरेक्टली
ओनरशिप ले रहे हो, जबकि बॉन्ड्स इज अ वे ऑफ डेट के आपने पैसा दिया है उधार में। तो यूएस डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट हो रहा है अमिड द शिफ्टिंग एक्सपेक्टेशंस। तो ग्लोबल आउटलुक ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों ही रिस्क पे चल रही हैं। कोई जो एक आपका रिस्पॉन्स है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का वो भी मिक्स्ड है। तो इक्विटीज में लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, वो इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। और ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर रीजंस हियर इज द क्राइसिस। इनफैक्ट बहुत रिपोर्ट्स यहाँ कह रही हैं कि नाउ द डब्ल्यूटीओ की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि अगर हम इमीडिएट आउटलुक देखें, जो ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि एनवायरमेंट इंपैक्ट से ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक टेंशंस जो है अब एक मुद्दा बन चुकी हैं जो इंपैक्ट करेंगी वर्ल्ड को। तो वही यहाँ पे भी मेंशन किया जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या चल रहा है इकोनॉमी में, तो आपके लिए ये चीजें समझना मुश्किल नहीं है, राइट। फिर डोमेस्टिक आउटलुक वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी लार्जली स्टडी रही है जब से आउटब्रेक हुआ कॉन्फ्लिक्ट का। तो अब तक ऐसा नहीं लग रहा दैट वी आर गोइंग बहुत ज्यादा हमें फर्क पड़ रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। प्राइवेट कंजम्पशन हैज बिन रेजिलिएंट, अच्छी खासी स्ट्रांग रही है। प्राइवेट मतलब जनता जो कंज्यूम कर रही है। जबकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मेंटेन्ड इट्स मोमेंटम डिस्पाइट द कॉस्ट प्रेशर्स, की जो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे लोग कर रहे हैं, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो अच्छा ग्रोथ हमें होता हुआ दिखा। ऑल्दो जो कॉस्ट है फ्रेट की, इंश्योरेंस की, वो बढ़ गई, लेकिन एक्सपोर्ट्स में कमी नहीं आई है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। और सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे वैसे ही रोबस्ट हैं, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी अच्छे रहे हैं हमारे, और सर्विस एक्सपोर्ट तो वैसे ही अच्छा चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर्स हमें विदस्टैंड करने पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेन्स पड़ रही हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन अच्छी चल रही है, जो खर्चा लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हम सर्विस लेवल पे देखें सही चल रहा है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सही चल रहा है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड, ठीक है। जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है, बट स्टिल है, ठीक है। ये अभी कंट्री लेवल पे है। अगर जल्दी रेजोल्यूशन नहीं होता है तो ऑफ कोर्स चीजें प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी। इंडिया हैज एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ रेजिलिएंट इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। ग्रोथ तो रोबस्ट है ही, रेजिलियंस भी हम अपनी बहुत दिखा चुके हैं, जिसमें वन ऑफ द रीजंस हमारी पॉलिसीज भी हैं। आरबीआई इज ऑफ कोर्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। Now, looking ahead, they have said in the meeting itself that elevated energy and commodity prices, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था आपका, या जो रास्ते नहीं मिल रहे हैं इनको आने के, सप्लाई डिसरप्शंस हो रही हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड, डेफिनेटली इंपैक्ट होने वाला है। और ये ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पे डिपेंड करेगा, अगर जल्दी से रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो। इसके अलावा इन्होंने कहा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डेफिशिएंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और रूरल आउटकम पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। ऑल्दो हमारी सर्विस अच्छी चल रही है, जीएसटी रैशनलाइजेशन को इन्होंने अच्छा कहा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि जो ओवरऑल जो वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको नहीं जल्दी हैंडल किया तो इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर भी उतना रेजिलेंट अभी नहीं दिख रहा है, स्पेशली द गिवन कंडीशंस जो चल रही हैं, ठीक है। ऑल्दो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सही चल रहे हैं अब तक, ठीक है। फिर सेवरल मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बता रही थी, एमएसएमईज को बहुत सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। रिलीफ स्कीम लॉन्च की है एक्सपोर्टर्स के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। और डोमेस्टिक गैस को लाने के लिए, क्रूड ऑयल सप्लाईज के लिए, इस पे काफी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज नाउ वर्किंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव्स, इंपोर्टेड इनपुट्स की बजाय, एंड इवन अपने इंपोर्ट्स को डिवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, द इंपॉर्टेंट थिंग, इतनी सारी बातें ग्लोबल लेवल की कर ली, डोमेस्टिक लेवल की कर ली, प्राइवेट एक्सपेंडिचर की कर ली हैं, वी आर फाइंडिंग न्यू वेज कर ली हैं। नाउ एक्चुअली अब क्या लग रहा है जीडीपी के, वो देखते हैं, क्योंकि ग्रोथ को मेजर करने के लिए तो जीडीपी का ही यूज कर रहे हो। शुरुआत याद है ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक पे की थी, तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे और जीडीपी की बात करेंगे। सो टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 26-27 इज प्रोजेक्टेड एट 6.6%। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड कि आरबीआई के रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है फॉर दिस फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए 6.6% है, विच इज स्टिल गुड, खराब नहीं है ये वर्ल्ड अगर लेवल पे देखो तो।
इसमें इन्होंने Q1 है जो हमारा, जैसे अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल में जून वाला, तो Q1 6.6% है, Q2 6.3, फिर 6.5 होगा, उसके बाद 6.8 हो जाएगा, तो 6 की रेंज में ही चल रही हैं। और 6.6 ओवरऑल हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो रीजंस इन्होंने दिए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वेदर रिलेटेड शॉक्स हो सकते हैं जिससे थोड़ी सी आउटलुक कम हुई है। वैसे 7% तक हम बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे। जीडीपी की जो प्रोजेक्शन है यूनियन बजट में फरवरी में 7% थी, यहाँ कम होती दिख रही है, बीच में 6.3 भी हो रही है, 6.6 के जो क्वार्टर है आपका पहला, उसमें 6.6 के बाद सेकंड क्वार्टर में 6.3 होती भी दिख रही है। तो रीजंस यही दिए कि ग्लोबल लेवल बहुत ज्यादा है और डोमेस्टिक लेवल पे जो सप्लाई आपकी चेंज खराब हो सकती है एग्रीकल्चर में ड्यू टू वेदर कंडीशंस। ठीक है, दिस इज द ग्रोथ, जीडीपी, रियल जीडीपी जो बात कर रही है एक्चुअल ग्रोथ की। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो है वो महंगाई को मापता है और महंगाई को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो सीपीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। सीपीआई का जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ना सीपीआई को हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये महंगाई बढ़ती है ना तो हेडलाइन बनती है अखबारों में। तो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% तक चली गई मार्च में एंड 3.5% इन अप्रैल 2026। फूड इन्फ्लेशन, हायर फूड इन्फ्लेशन, महंगाई खाने में आने की वजह से महंगाई 3.4 तक चल रही है। इससे पहले जनवरी में ये 1.75% तक चली गई थी और अब फिर से बढ़ती दिख रही है, ऑल्दो अभी भी टॉलरेंस बैंड में ही है। जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें 4% प्लस माइनस 2% बैंड रखा गया है, यानी मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन हो सकती है हमारी आइडियली, और मैक्सिमम 3 क्वार्टर्स तक इससे ऊपर या नीचे रहेगी, उसके अलावा रही तो फेलियर माना जाएगा। तो 3.4% सीपीआई का यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रहेगा, जिसमें भी डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन काफी एक बड़ा रीजन चल रहा है। फ्यूल इन्फ्लेशन जो है मॉडेस्ट रही है, फ्यूल प्राइसेस अनचेंज रहे हैं मार्च अप्रैल में। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस बहुत स्पाइक किए हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट जो आपको लग रहा है ना कि 2 रुपए बढ़ा दिया, फिर 2 रुपए बढ़ा दिया, फिर 1 रुपया बढ़ा दिया पेट्रोल का दाम या सीएनजी का दाम, वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं है अगर आप लेवल देखो जो चल रहा है। ऑल्दो मई में इसमें कंसिडर नहीं किया इन्होंने, मई का तो मई में आए हैं ज्यादा चेंजेस। तो दैट इज योर हेडलाइन सीपीआई जिसमें 3.4% चली है एंड देन 3.5% मार्च अप्रैल में। बट जब कोर की बात करते हैं, कोर में फूड और फ्यूल हटा देते हैं क्योंकि वो हेडलाइन नहीं बन रही ना। ठीक है, तो जब फूड और फ्यूल तो हेडलाइन बनाती है, जब उसको हटा देते हैं तो वो 3.7% रही जनवरी टू अप्रैल। तो हेडलाइन ज्यादा वॉलेटाइल होती है क्योंकि उसमें फूड और फ्यूल आ गया है, और उस वो रही 3.4 3.5, अदरवाइज 3.7% रही। ठीक है, अगर इसमें से आप एक्सक्लूडिंग प्रेशियस मेटल्स निकाल दो तो वो मच लोअर रही है, विच इज 2.1 to 2.2%। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट द इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं वो फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, मतलब सीपीआई में बहुत ज्यादा हमारा प्रेशर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हेडलाइन सीपीआई देखो तो 3.4% थी, कोर देखो तो 3.7% थी, अनचेंज रही, उसके अलावा तो और नीचे चली गई है। ठीक है, सिंस में हाउएवर जो मैं आपको कह रही थी कि मार्च अप्रैल तो ठीक है, मई में देखो ना आई हैं दिक्कतें। तो सिंस में रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैव बीन रेज्ड क्यूमुलेटिवली बाय 7.4% फॉर पेट्रोल एंड 8.4% फॉर डीजल। ये नंबर इसलिए याद रखना जरूरी है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, क्योंकि ये जस्ट अ वीक बिफोर योर एग्जामिनेशन आ रहा है, तो पूछ सकते हैं, यू शुड बी रेडी विद इट। तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के भी और डीजल के भी, तो डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन पे क्योंकि फूड फ्यूल चेंज होगा। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर इफेक्ट मतलब और इसके अलावा भी होगा ना, डायरेक्टली तो इम्पैक्ट कर ही रहा है पेट्रोल, लेकिन उसकी वजह से और चीजें भी तो महंगी हो जाएंगी। तो पास थ्रू ऑफ हायर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस आर ऑल्सो विजिबल। पास थ्रू मतलब वो इम्पैक्ट जो आगे हमें दिख रहा है कमर्शियल एलपीजी में, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में, केमिकल्स, रबर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो अल्टीमेटली हर जगह महंगाई होती दिख रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पेट्रोल एंड डीजल। अब एक बड़ी फनी चीज बताती हूँ दैट वी लाइक वर डिस्कसिंग, जैसे डिस्कशंस आजकल चलती रहती हैं यही, इंडिया में तो नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग पॉलिटिक्स इज पर्सनल, राइट। जो टीवी पे चल रहा है वो पर्सनली आपके घर के ड्राइंग रूम में डिस्कशंस चल रही है। सो लाइक समवन इज आस्किंग
किसी ने मुझसे कहा कि व्हाई आर वी सो मच वरीड अबाउट पेट्रोल राइज, मान लो कि थोड़ा सा बढ़ भी गया तो क्या हुआ, कितना ही पेट्रोल यूज कर लेते हैं लोग। तो यहाँ पे डायरेक्ट पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल की वजह से और चीजों के दाम भी तो बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाएंगे, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जहां पे एनर्जी के लिए यूज की जा रही है चीजें, वो सब अल्टीमेटली महंगी होंगी। ठीक है, तो सेकेंड इम्पैक्ट जो होगा इनपुट कॉस्ट पे आएगा इसकी वजह से, ये तो आपको दिख रहा है, उसके पीछे से भी वो बहुत चीजों को पुश कर रहा है। ठीक है, सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, CPI inflation is projected to be 5.1% with Q1, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी करंटली 2026-27 की 5.1%, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी क्रूशियल कि जब हम बात करें 5.1% की जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा इतना कम चल रहा था, अब आप कह रहे हो कि सीधा आप पहुंच चुके हो इस पे 5.1 पे, अभी 1.5-2% चल रहे, तो सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% है, जहां पे क्वार्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q1 में 4.2, फिर 5.1, 5.9, Q4 में 5.4, अगर क्वार्टर वाइज हम छोड़ भी दें तो हमें 5.1 तो पता रहना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ देखी 6.6 चल रही है, इन्फ्लेशन यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्ट की है सीपीआई वाली 5.1%, कोर इन्फ्लेशन 4.7% पे जाएगी। फिर वही कोर इन्फ्लेशन में अगर प्रेशियस मेटल्स हटा दो तो वो और कम चली जाएगी। दिस पैसेज यू हैव टू रिटेन, ठीक है, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो डेटा हम ऑफ कोर्स याद रखेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे बातें बताई हैं, जिसमें इन्फ्लेशन की बात की, ग्रोथ आउटलुक की बात की, द रेशनल बिहाइंड द डिसीजंस कि क्यों ये डिसीजंस लिए गए, इस पे भी बात की गई है। ठीक है, तो रेशनल ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो डिसीजन लिया जाता है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू गिव अ रिटन स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ द डिसीजन दैट दे आर टेकिंग। अभी तो यूनानिमसली चला है, मतलब ऑल 6 वोटेड इन द सेम फेवर। कई बार टाई भी हो जाती है कि इंक्रीज करें या डिक्रीज करें रेपो रेट को, तो उसमें टाई भी हो जाती है, तब टाई ब्रेकर का काम गवर्नर साहब करते हैं। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड है, इतना तो करेंगे ना। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट हैज डिटीरियोरेटेड सिंस द लास्ट पॉलिसी मीटिंग जो अभी 2 महीने पहले हुई थी, और एडवर्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सटेंडेड डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन की वजह से ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट इज वाई वी आर टेकिंग दिस डिसीजन कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर सीपीआई इन्फ्लेशन इज बिलो द टारगेट, तो ग्लोबल शॉक के आने के बाद भी हमारा टारगेट जो है सीपीआई उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, मैक्सिमम 6% है। ठीक है, तो मतलब डोमेस्टिक प्राइसेस अभी भी कंट्रोल लेवल पे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो अभी हमने आउटलुक भी दिया है ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, कहीं ना कहीं वो साउथ वेस्ट मानसून से इम्पैक्ट होगा और एल नीनो की वजह से भी इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि बारिशों से डायरेक्टली आपका एग्रीकल्चर आउटपुट इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा हम वी आर नॉट वेरी श्योर, दे आर सेइंग कि थोड़ा क्लाउडेड है हमारा विजन, एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगी जब होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो अभी बिनाइन है, बहुत हाई नहीं है, ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके अलावा ग्रोथ की बात करें तो एनर्जी एलिवेटेड प्राइसेस कपल्ड विद ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स आ चुका है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे स्पिल ओवर आता हुआ इम्पैक्ट दिखेगा। एक तरफ महंगाई हो रही है, ऊपर से रास्ता नहीं मिल रहा सामान को एक्सपोर्ट होने का, या कुछ सप्लाई आ नहीं रही है पूरी। तो वाइल डोमेस्टिक डिमांड रिमेन्स रेजिलिएंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपैंड, यही था, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है, सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा है, डोमेस्टिक डिमांड इज रेजिलिएंट, देर आर इंसिपिएंट साइंस ऑफ मॉडरेशन, कि फिर भी कहीं ना कहीं मॉडरेशन है। यानी कि ओवरऑल कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत ह्यूज चेंजेस नहीं आए हैं अभी, लेकिन अगर ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई तो आएंगे चेंजेस, प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं चीजें। ठीक है, तो एमपीसी का जो बेसलाइन असेसमेंट है इन्फ्लेशन का और ग्रोथ का, देयर कैन बी कंसिडरेबल रिस्क्स ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, कितने लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, कितना ज्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, और रिस्टोर कितनी जल्दी कर पा रहे हैं हम सप्लाई चेन। तो अभी ग्लोबल लेवल पे जो इशू चल रहा है हमारा, वही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का कंट्री में, एंड इवन हमारी ग्रोथ को रोकने का। ठीक है, फूड आउटलुक भी अनसर्टेन चल रहा है बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून्स और एल नीनो इफेक्ट की वजह से। तो फूड की अलग से बात कर ली, और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग अभी अच्छा है, लेकिन कितनी जल्दी हम रिजॉल्व करते हैं करंट सिचुएशन को, क्या उसके लिए रेमेडीज इंप्लीमेंट हो पाती हैं, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो एमपीसी वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, एमपीसी ने लेकिन कहा कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और मॉनिटरी भी, कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करते रहेंगे। वैसे यूजुअली
जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है, इट इज मैंडेटेड टू मीट 4 टाइम्स इन एन ईयर, ठीक है, इनको 4 बार तो साल में मिलना ही होता है, बट ये उससे ज्यादा बार मिलते हैं। बाय मंथली दे मीट, एंड बाय मंथली तो चलो एक इन्होंने नॉर्म बना लिया, बट दे कैन ऑल्सो मीट इफ दे फील कि जल्दी से इमरजेंसी में मिलना पड़ेगा, महंगाई ज्यादा हो गई, कुछ इशू हो गया, दैट ऑल्सो दे कैन डू, ठीक है, तो इमरजेंसी मीटिंग भी कर सकते हैं। तो दे हैव डिसाइडेड टू मेंटेन द न्यूट्रल स्टांस, राइट, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मिनट्स पब्लिश नहीं हुए हैं, तो बाद में उसको करेंगे फॉर फेज 2। अभी फेज 1 के लिए इतना बहुत था, जितना मैंने आपको समझाया है इस लेक्चर के थ्रू, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लेक्चर को ध्यान से सुनो। उसके अलावा जो पीडीएफ दूंगी उसमें जो नंबर्स है ना, बस वो रख लेना, नथिंग एल्स, क्योंकि नंबर्स के अलावा अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेट्स से स्टेटमेंट में आ गया जिसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं वो आपसे, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर, ठीक है। नंबर्स याद रखने जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फटाफट से समरी दे दी है। रेपो रेट इज अनचेंज, तो यहाँ पे इन्होंने कहा अनचेंज्ड है, न्यूट्रल स्टांस हम अपना मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिसी स्टांस इज न्यूट्रल। रेपो रेट 5.25%, जिसकी वजह से आपने देखा कि एसडीएफ जो है वो 5% चल रहा है और एमएसएफ जो है वो हायर रहता है, तो इट इज गोइंग टू बी 5.50%। 2027 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट है वो 6.6% है, फ्रॉम अर्लियर 6.9%। बजट में तो गवर्नमेंट ने 7% का है, आरबीआई ने 6.9 का, अब उसे भी रिड्यूस कर दिया। रीजन इन्होंने बता दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट है, भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन फॉरकास्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 5.1% का, फ्रॉम 4.6%, ये याद रखना ना। इसका रीजन इन्होंने ये दिया है कि स्पिल ओवर अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो वो दिख रहा है ग्लोबल लेवल पे हमें, लेकिन फिर भी हम अभी रेजिलिएंट बने हुए हैं, एंड बिकॉज दिस इज लेस देन द टॉलरेंस बैंड का जो अपर लिमिट है, सीलिंग है 6% उससे, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई दे हैव नॉट चेंज्ड एनी स्टांस, कि अभी मेंटेन हो सकता है। यूनानिमस वोटिंग थी, और क्रूड ऑयल और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जो आ रही है अभी, महंगाई हमारी कंट्री में, वो हमारी ही ग्रोथ की वजह से नहीं है, वो हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं जिन चीजों के लिए, उस वजह से उसका स्पिल ओवर इंपैक्ट हमें दिख रहा है। बट अदरवाइज हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रेजिलिएंट है, स्ट्रांग है, लोग अच्छा डिमांड भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट जो है वो अप्रैल 2026 के लिए पहले 6.9% था, कम कर दिया है 6.6%। अप्रैल में मिले थे इन्होंने कहा, उसके बाद सिचुएशन फ्रेजाइल ही बनी हुई है। इन्फ्लेशन 4.6% से बढ़ा दिया है 5.1%। तो अल्टीमेटली क्या है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़ी सॉफ्ट हुई है, कि हम जितना रोबस्ट ग्रोथ का मैकेनिज्म सोच रहे थे उतना नहीं हुआ है, जबकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस राइज कर गई हैं। क्लासिक स्टैगफ्लेशनरी वार्निंग। स्टैगफ्लेशनरी वार्निंग का मतलब क्या होता है कि अभी रोबस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दे रहे हैं कि स्टैग्नेशन आ रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, रादर कम होने के रास्ते पे जा रही है। ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, दिस इज स्टैगफ्लेशन, जहां पे ग्रोथ कम होती है महंगाई बढ़ जाती है, जो चीजें बढ़नी चाहिए वो कम हो रही हैं, विच इज योर ग्रोथ, वहां स्टैग्नेशन आ गई और महंगाई बढ़ रही है। तो कह रहे हैं कि ये अभी हमें लग रहा है अगर जल्दी से डोमेस्टिक ग्लोबल लेवल पे चीजें रिजॉल्व नहीं हुई तो डोमेस्टिक इश्यूज और भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, राइट। ये था आपका आज का सेशन। आई एम प्रिटी श्योर यू फाउंड द सेशन यूजफुल। नाउ यू मस्ट डाउनलोड द पीडीएफ। आई विल शेयर द एंटायर डॉक्यूमेंट विद यू, द डॉक्यूमेंट जिसमें रिकमेंडेशंस थी, डिस्कशंस थी, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रट्टाफाई ओनली दी स्लाइड्स, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में यही काम आना है। जो 3 स्लाइड्स यहाँ थी, 2 इनफैक्ट, 3 भी नहीं, एक में समझाया था मैंने आपको। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ऋतिका चावला अड्डा 24/7। इस क्यूआर को स्कैन करोगे डायरेक्टली आपको ले जाएगा वहां पे, एंड आई विल शेयर द पीडीएफ आफ्टर द सेशन, राइट। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग जून फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स, लाइक 1 to 5 जून करंट अफेयर्स फॉर यू, आरबीआई फेज 1 के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप चाहते हो मेरा एक ऐसा सेशन तो कमेंट करके जाना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले दैट माय स्टूडेंट्स आउट देयर वांट मी टू ब्रिंग सच अ सेशन। पेपर में तो काम आएगा अनडाउटेडली, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए सेशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग पेपर, एंड दैट्स इट, थैंक यू।